लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, यात्रा वृत्तांत लिखती हैं। इसमें से आपकी फेवरेट विधा कौन सी है? मेरी फेवरेट विधा पद्य विधा है, जिसमें ज़्यादातर कविता और गज़लें मैं लिखती हूँ। और चूँकि आप बहुत उम्दा गज़ल लिखती हैं, सब कुछ उम्दा लिखती हैं, तो चलिए एक उम्दा गज़ल से शुरुआत करते हैं। चलिए, प्लीज़। बहुत अच्छा। तो ये गज़ल जो है ये मैं तहत में सुनाती हूँ। मतलब यूँ हुआ है, वो इश्क भी झूठा है जहाँ दाह नहीं है, वो इश्क भी झूठा है जहाँ दाह नहीं है, चाहत भी वो झूठी है जहाँ थाह नहीं है। वाह वाह वाह। पाई नहीं कौड़ी नहीं तनख्वाह नहीं है, पाई नहीं कौड़ी नहीं तनख्वाह नहीं है, खुश है जो फकीरी में उसे डाह नहीं है। वाह वाह। हालात ने अब तक रखा तन्हा ही है वरना, हालात ने अब तक रखा तन्हा ही है वरना, कोई तो हो अपना किसे ये चाह नहीं है। वाह वाह। कोई तो हो अपना किसे ये चाह नहीं है। हथियार की भाषा से जो फैलाते हैं दहशत, हथियार की भाषा से जो फैलाते हैं दहशत, दुनिया की जरा भी उन्हें परवाह नहीं है। वाह वाह। और ये बतौर खास ये शेर हुआ है, हंसते हुए चेहरों ने सदा वहम है पाला, हंसते हुए चेहरों ने सदा वहम है पाला, तुम ये न समझना कि वहाँ आह नहीं है, तुम ये न समझना कि वहाँ आह नहीं है। और चलने की अगर ठान लो तो चल ही पड़ोगे, चलने की अगर ठान लो तो चल ही पड़ोगे, कोई नहीं है चाह जहाँ राह नहीं है, कोई नहीं है चाह जहाँ राह नहीं है। क्या बात, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। कविता जी, आपके लिए लेखन शौक है, साधना है या जिम्मेदारी? सबसे पहले तो ये शौक, ये लिखना जो था ये शौक था, बाद में ये जिम्मेदारी बन गई और अब ये साधना है। अच्छा। क्योंकि एक शौक जो था वो पूरा करते करते जब मैंने समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया तो वो जिम्मेवारी बन गई, और अब उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो साधना चाहिए वो दिन रात उसमें मैं लगी रहती हूँ। अच्छा, आप इतना कुछ लिखती हैं तो क्या आप प्रतिदिन लिखती हैं? प्रतिदिन तो नहीं लिखती हूँ, क्योंकि कई बार है तो, हम लोग अपने से जो युवा वर्ग है वो सीखना भी चाहते हैं, तो उनको सिखाने के लिए जो ग्रुप है वहाँ पर भले ही लिख दे, पर ऐसे जो मेरे लायक मेरे पसंद की जो चीज़ें हैं वो मैं जब मेरा मन करता है तभी लिखती हूँ, पर ऑलमोस्ट ये वंस इन ए वीक तो हो ही जाता है। अच्छा, कविता लिखने में दिल ज़्यादा लगाती हैं या दिमाग लगाती हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है? दिल से शुरू होकर ये दिमाग पर चला जाता है ये लेखन जो है, क्योंकि पहले भावनाएं उठती हैं, बाद में उसे सही व्याकरण के मायने में ढालकर उसे समाज के सामने रखना पड़ता है, इसलिए ये दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसके पहले आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि अपनी एक कविता भी सुना दीजिए। अच्छा, कविता मैं सुनाती हूँ, जो मैंने बहुत छोटी कविता है और ये मेरी अर्लीस्ट जिसको कह सकते हैं, जब मैं स्कूल में थी तब की ये लिखी हुई कविता है। कविता का शीर्षक था शबनम। मैंने तुम्हें देखा ओस की चमकती बूंद पर 7 किरणों सी चंचल, मैंने तुम्हें देखा ओस की चमकती बूंद पर 7 किरणों सी चंचल, पाया तुम्हें भोर के कुहासे में लिपटी रजनीगंधा की सुगंध सी कोमल, तुम मेरे सपनों के मेहराब पर, तुम मेरे सपनों के मेहराब पर घुंघरू सी छनकती रचती इंद्रजाल, मेरे आकाश में तुम मनु की ईहा हो, मेरे आकाश में तुम मनु की ईहा हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपकी शुरुआती कविताओं में भी इतना डेप्थ, इतनी गहराई है, क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्त्री लेखन आज ज़्यादा मजबूत हुआ है या ज़्यादा दबाव में है?
मजबूत तो हुआ है, मेरे ख्याल से ये मजबूत हुआ है, क्योंकि अब जो है स्त्रियां बाहर आ रही हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो लिखने लगी हैं। और पहले जो लिखी हुई चीजें डायरियों में बंद रहा करती थी वो भी अब सामने आ रही है। तो एक जो बोल्डनेस कह सकते हैं जो स्त्रियों के स्वभाव में आया है वो लेखन में भी दिखाई देता है। और अब जो है वो मतलब इस छुपा कर रखने वाली चीजें नहीं है, बहुत सशक्त हुई है स्त्री लेखनी। और तो जब उन पर विमर्श की चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है उनकी लेखनी को आलोचना और समीक्षा के कटघरे में भी रखा जा रहा है। बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया से ऐसा नहीं लगता है कि कवित्रियों की बाढ़ आ गई है और उससे कविता का स्तर नीचे गिरा है? हाँ जी, वो सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है उसमें जो स्तर रहता है, जो लेवल रहता है, वो ऑब्वियसली वो नीचे रहता है, क्योंकि उसमें चोरियां भी होती है, लोग एक दूसरे की चीजें लेते हैं, कुछ शब्दों के हेर फेर से वो एक नई रचना बना देते हैं, लेकिन और पढ़ने में भी वो डेप्थनेस नहीं रहता है, वो गहराई नहीं रहती है। तो सोशल मीडिया में जो चीजें परोसी जाती हैं वो तो यकीनन उसका डेप्थ नहीं रहता है और उसमें बहुत उछलापन रहता है। लेकिन बाकी अगर उस तरह से देखा जाए जहाँ पर ये उनके कहीं पर वो उनका प्रोफेशन बन गया है या फिर जो सचमुच में इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं, तो वो बहुत अच्छी रचनाएं रचती हैं। अच्छा, आज भी लेखिका क्या उनको अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? जो कुछ स्थापित लेखिकाओं की बात छोड़ देते हैं, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा कि लेखिकाओं की बाढ़ आ गई है, तो उस बाढ़ में खुद को तैर कर एक साहिल पाना और उसमें एक बिल्कुल ताकत के साथ खड़े होना, इसमें तो लगेगा ही, एक समय भी लगेगा और साथ में मेहनत की भी बात लगेगी, तो वो चीज है। अच्छा, आजकल ऐसा लगता है जैसे कि कांटेक्ट आपकी पहुंच कितनी है? तो अगर आपकी पहुंच है तो एक साधारण राइटर भी बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जा रहा है, जबकि जो बहुत सधा हुआ लेखक है उससे भी आने में काफ़ी वक्त लग जा रहा है, या कुछ लोग तो शायद उस लाइमलाइट में आ भी नहीं पाते हैं। जी जी, ये तो जुगाड़ वाली बात है। अगर चीजें अच्छी रही तो वो अगर जुगाड़ करके भी सामने आई है तो वो अपना असर रखेगी, और नहीं तो फिर वो उतने ही देर तक लाइमलाइट में रहेगी जितनी देर तक उन्हें कोई बैकिंग रहेगा। अगर अपने से लिखने के लिए कह दिया जाए या फिर अपनी सोच को लाने की बात होगी तो उसमें जो एक अनुभव का हिस्सा रहता है या उसका इम्पैक्ट रहता है वो यकीनन कम रहेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि बहुत अच्छे लेखक भी सामने नहीं आ पाते हैं, तो ये भी वही बात है कि कुछ लेखक इसे बस या तो स्वांतः सुखाए के लिए लिखते हैं, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहते हैं, या फिर वही बात है कि अगर जिनके पास उस तरह का जुगाड़ नहीं है, मिली भगत नहीं है, तो फिर वो इस तरह के पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो पढ़कर संतुष्ट हैं, लिखकर संतुष्ट हैं, तो बस उतनी ही बातें उनके लिए मायने रखती है। आजकल सर्टिफिकेट फ्लॉन्ट करना एक फैशन बन गया है जी, और एक लेखक या लेखिकाओं के पास मुझे लगता है 50 या 100 सर्टिफिकेट्स और जिसको फ्लॉन्ट करते हैं। इसके बारे में आपका क्या, ये सर्टिफिकेट का सच में कोई वैल्यू है? मेरे ख्याल से इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब इसे दिया जाता है, अभी आप इंस्टेंटली पढ़ रहे हैं कविता और आपके फेसबुक पेज पर सर्टिफिकेट आ गया, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउनलोड करता भी होगा। ये केवल दिखाने के लिए की चीजें रह जाती हैं कि मैंने पढ़ा और मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, और उस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत भी कहाँ है, क्योंकि जो ग्रुप चलाते हैं या जो संस्था चलाते हैं वो खुद ही अभी सीख रहे हैं और वो सिखाने के कैटेगरी में खड़े होकर दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ दूं, बहुत लोगों को वो टाइटल भी देते हैं, उपनाम। ये भी आश्चर्य की बात है कि इस उपनाम से उनके क्या असर पड़ता होगा साहित्य पर बस ये केवल एक दिखाने की शो वाली जो बात रहती है, बस उसमें ही सिमट जाती है। वैसे पुरस्कार एक लेखक के लिए कितना मायने रखता है? पुरस्कार अगर सचमुच में जेन्युइन है तो ये मायने रखता है, क्योंकि ये इससे मनोबल बढ़ता है। लिखने वाले को लगता है कि उनकी चीजें सराही जा रही हैं, और सराही जा रही है मतलब पढ़ी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको एक प्रोत्साहन के रूप में
काम करता है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन जहाँ पर पुरस्कार खरीद कर लिया जाता है वहां तो फिर इसका कोई मोल ही नहीं रह जाता है, क्योंकि कई बार आप देखें कि पुरस्कार या समारोह हो रहा है तो आप इतने पैसे दीजिए तब आइए और तब मिलेगा, तो फिर इस तरह के पुरस्कारों को तो लेने से सख्त मनाही कर देनी चाहिए लगता है। आजकल कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी जा रही हैं जी। और पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रही हैं। शायद ये कहना गलत ना होगा कि लेखकों की संख्या बढ़ गई है, पाठकों की संख्या कम हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या यह सही है और ऐसा क्यों है? पहले मुझे भी लगता था कि पाठकों की संख्या कम हो गई है और जो लिखते भी हैं वो बिना पढ़े ही लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब प्रकाशक जब वो किताबों को लाते हैं तो मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लेखकों या साधारण भी जिनकी अपीलिंग होती है राइटिंग, उसे लोग खरीदते हैं और प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण ये सब आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अगर ऐसे सोचे कि पाठकों की संख्या कम हो गई है तो हर जगह ये फिट नहीं बैठता है। ये एक है जैसे लेखकों की बाढ़ आ गई है तो प्रकाशकों की भी बाढ़ आ गई है, लेकिन अगर जेन्युइन रहे राइटर भी और प्रकाशक भी तो जाहिर सी बात है कि किताबें बिकती भी है, पाठक पढ़ते भी हैं और लिख कर भेजते भी हैं। मेरे केस में तो मैंने इस चीज को देखा है कि उनको कौन सी कविता अच्छी लगी, उन्होंने खरीदा, तो मुझे अच्छा लगता है कि पाठक हैं अभी भी। बिल्कुल, लेकिन मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अक्सर मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ जिसमें कि 2-2,500 लड़कियाँ रहती हैं। तो मैंने पूछा था कि कोर्स के बाहर कितने लोगों ने आपने क्या पढ़ा है। अच्छा। आप बिलीव कीजिए कि मुश्किल से शायद 10 हाथ उठे थे, 2000 में मुश्किल से 10 हाथ उठे थे और उसमें से भी 5 हाथ इंग्लिश राइटर्स के लिए उठे थे। अच्छा। 1-2 हाथ प्रेमचंद और उस दौर के लेखकों के लिए। नए लेखकों में तो शायद वो लोग नाम भी नहीं जान रहे थे किसी का। तो अगर आप कॉलेज स्तर पे बात कीजिए तो ग्रेजुएशन जो कर रहा है उसकी भी बात कीजिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसकी भी बात कीजिए, तो शायद वो लोग कोर्स के बाहर शायद ही कोई पढ़ता है। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये तो हॉबी की बात है। रीडिंग हैबिट अगर हो तो फिर वो किसी भी स्तर का रहे, चाहे वो ग्रेजुएशन, पीजी, किसी भी लेवल के हो, अपने कोर्स की किताबों को समय देने के बाद जो बचता होगा उसमें वो जरूर पढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर जिनकी हॉबी ही नहीं है, वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, कोर्स की किताबों तक, और आजकल जैसे बहुत अवेन्यूज, प्लेंटी ऑफ अवेन्यूज आते हैं, तो कोई खेल रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, और साहित्य तो हमेशा से ही थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए माना गया है। तो बच्चे जो है अगर अभी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक समय आएगा जब इतनी सारी किताबें जब मार्केट में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई किताबें उनको आकर्षित करेंगी और वो पढ़ेंगे। और एक दौर भी ऐसा भी आएगा कि जहां पर अभी जैसे आपने कहा कि 200 में से 10 हाथ उठे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 200 में से कम 100 हाथ उठेंगे। बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। पहले पुस्तकों का छपना थोड़ा कठिन था, क्योंकि जब तक आप उस लेवल पे नहीं, स्तर पे नहीं, आपकी पुस्तकें छपती नहीं थी। लेकिन आजकल पुस्तकों का प्रकाशन बहुत आसान हो गया है और शायद इसीलिए प्रकाशकों की बाढ़ आ गई है। आप पैसा दीजिए, इससे उनको मतलब नहीं कि आप किस स्तर पे लिख रहे हैं, आपकी पुस्तकें छप जाती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि लेखक बनना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है? लेखक बनना तो आसान हो गया है, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि लोग इधर उधर की चीजें उठाकर कुछ शब्दों के हेर फेर से नई कविता, नई कहानी रच देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे प्रकाशकों की बाढ़ आई है तो ये प्रकाशक तो कई बार धोखे में भी रखते हैं। अब जो एक समय था जब रॉयल्टी दी जाती थी किताबों के प्रकाशन में, वो तो ऑलमोस्ट उठ ही चुका है। और जो 5,000 10,000 लेकर कुछ प्रतियां दे देते हैं तो उनकी किताबें भी उसी स्तर की होती हैं। उन्हें बाद में महसूस होता है कि जिनकी किताबें उन्होंने छापी हैं उसमें इतनी प्रूफ रीडिंग नहीं की गई है या फिर इतने मिस्टेक हैं कि पाठक, अगर जेन्युइन पाठक है तो उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी तो वो बोलता है, क्यों वो इस तरह की किताबें उन्हें खरीदनी पड़ी। तो इस जगह पे तो जरूर ही प्रकाशकों को एक उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लालच दे रहे हैं और जो
पीढ़ी है, जिस युवा पीढ़ी कहे, जिसको छपने का, जिस छपास रोग कहते हैं, वो लगा हुआ है, तो फिर वो देखना भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं वो स्तरीय है कि नहीं। तो ये दोनों तरफ से एक जो कहा जाएगा, अभी ये ट्रेंड चल ही चुका है। लेखक भी बहुत हो रहे हैं, प्रकाशक भी बहुत हो रहे हैं। अब एक आने वाला समय ही तय करेगा कि इसमें किसकी किताबें पढ़ने योग्य है, और वो प्रकाशक अगर नहीं उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो एक समय के बाद वो छोड़ भी देंगे। जैसा कि कोरोना के समय भी हमने देखा है, बहुत सारे प्रकाशन बंद हो गए थे। तो इस तरह से आने वाले समय में इसकी असली जांच होगी। अभी का साहित्य, हिंदी साहित्य ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, ढलान की तरफ है? देखिए, यहाँ भी वही बात करेंगे हम, जो साहित्य तो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, क्योंकि अगर कई ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं उम्दा नहीं होती है, तो अनेक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। खासकर एक दौर जो हमारे से ऊपर वाला एक जनरेशन था, उनकी चीजें अभी भी पढ़ी जा रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नाम सामने आता है। तो साहित्य को ऊपर की ओर ले जाने की जिम्मेवारी तो ऐसे ही राइटर्स पर है जो कि सचमुच में राइटर हैं। लेकिन जहाँ तक ढलान की बात करेंगे, तो जैसा कि हमने अभी बात की कि पाठक कम हो रहे हैं, तो शायद ऐसा एक समय आ सकता है कि जो लिखा जाता है उसको जब लोग पढ़ेंगे नहीं, तो फिर लिखकर अपने लिए अपनी डायरियों में कैद कर लेंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के चलते लोग लिख रहे हैं, छप रहे हैं, और साहित्य जो है हमेशा ही ऊपर उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी जा रही हैं। तो मुझे तो लगता है साहित्य का रुझान हमेशा इससे ऊपर की ओर रहा है और अभी भी है। अच्छा, एक अच्छा लेखक बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है जी। जो नए लेखक आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि उनको क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा लेखन बिना पढ़े हो ही नहीं सकता है। अगर हम 10 किताबें पढ़ते हैं तब जो रचना होती है वो मौलिक रचना आती है, वो चाहे एक पैराग्राफ 200 शब्दों की ही हो, लेकिन वो पढ़ाई के बाद ही आती है। तो कोई भी लेखक, चाहे वो पुराना हो नया हो, उस दौर में जो चीजें आ रही हैं, समय के अनुसार जो किताबें आ रही है या जर्नल्स आते हैं, इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से ही वोकेबलरी भी चेंज होता है, बदलता, मतलब उसका स्टॉक बढ़ता है, साथ में लिखने की कला भी आती है, और बहुत सारी ऐसे भाव जो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको व्यक्त करने का साधन भी मिल जाता है। तो पढ़ना लिखने का पहला शर्त है। और इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, पढ़ना तो जाहिर सी बात है, जो उनको रुचिकर लगेगी वही पढ़ेंगे। अगर वो कहानी पसंद है तो कहानी पढ़ेंगे, पद्य विधा पसंद है तो कविताएं पढ़ेंगे। लेकिन आजकल क्योंकि साहित्य के भी बहुत सारे आयाम हो गए हैं, तो बहुतों को आप देखेंगे कि वो ट्रैवल लॉग हुआ या फिर आलोचना की किताब हुई, इन सब जो कथितर साहित्य जिसे कहते हैं, उसे भी पढ़ना चाहते हैं। अब तो संस्मरण की भी किताबें आने लगी हैं, तो वो संस्मरण जो कि पुरानी यादों को लेकर लिखी जाती है, उनका भी एक स्थान बन रहा है। तो पढ़ना वही चाहिए जो उनको रुचिकर लगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास समय है तो हम उससे इतर भी कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं भी हो। अब हिंदी राइटर भी अंग्रेजी वाले को पढ़ते हैं, इंग्लिश राइटर भी हिंदी वाले को पढ़ते हैं। तो ये जो विस्तार है ये हमेशा उनके ऊपर है। हाँ कविता जी, अब एक आखिरी प्रश्न जी। लेखन ने आपको क्या सिखाया है जो जिंदगी नहीं सिखा पाई? बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न तो बहुत सोच समझ के आपने पूछा है। तो जिंदगी ने अनुभव दिया है, लेखन ने उस अनुभव को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का साधन दिया है। मैं चाहूंगी कि मेरे अनुभव जो खट्टे मीठे जो भी रहे, उनसे जो भी सीख मुझे मिली, ये उस पीढ़ी तक जाए जो जिनके पास जो इसी तरह की समस्याएं आती हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ रास्ता दिख सकता है, या मेरी लेखनी में उनका अपना अनुभव जो जिंदगी का से जुड़ा रहता है वो दिख सकता है। हाँ कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। जी, मुझे भी। आपके क्वेश्चन बहुत उत्तम श्रेणी का मैं कह सकती हूँ थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। धन्यवाद, शुक्रिया। लक्ष्य, ये
मेरी पहली पुस्तक है जो कविताओं का संग्रह है, लक्ष्य। इसे मैंने अपने पेरेंट्स को समर्पित किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी लिखने की बीज पड़ी है मुझ में वो उनसे ही आई है। मैं 2 पंक्तियां इस लक्ष्य से पढ़कर सुनाती हूँ। शीर्षक है जीवन दर्शन। धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, मधुमेह कोश का प्रतीक, पर जीवन क्षण भंगुर। अथ के साथ रचा इति, क्या मोह क्या विरक्ति, अंतस चेतना जो प्रदीप्त होता, क्यों पालता कोई आसक्ति, क्यों पालता कोई आसक्ति। और उसके बाद मेरी दूसरी पुस्तक आई थी, ये भी कविता संग्रह है, कहीं कुछ रिक्त है। और इसमें से मैं एक छोटी सी कविता आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या हूँ, अक्सर सोचता हूँ। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता एक अस्तित्व, या अपनी प्रशंसा पर इठलाता एक अभिमान। स्व की रक्षा में रत स्वाभिमान, या कर्मठ सा जद्दोजहद से लड़ता एक अधिकार। काले हर्फों में रचता एक विचार, या नित नए प्रतिद्वंद्वी बनाता एक स्वार्थ। जीवन की भूल भुलैया में खोता मैं मात्र एक भ्रम है। शून्य में लीन होने को प्रेरित मन जब अंध परतों को खंगालता है, तब उस सूक्ष्म तत्व को पहचान जान जाता है कि तमाम पहचानों से परे मैं और कोई नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये मेरी तीसरी पुस्तक है, गजल संग्रह। और इन दोनों कविता संग्रहों के बाद एक निबंध संग्रह और एक कहानी संग्रह भी आ चुका है। गजल संग्रह अभी ये मेरा लेटेस्ट संकलन है। मैं इसमें से एक सुनाती हूँ, गजल सुनाती हूँ, तरन्नुम में सुनाती हूँ। शाम तुमसे ही खास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है। महकी महकी ये श्वास लगती है, जब चमन में खिजा चली आए, जब चमन में खिजा चली आए। ये ज़मीं बेलिबास लगती है, ये ज़मीं बेलिबास लगती है। तुम नहीं होते पास जब मेरे, तुम नहीं होते पास जब मेरे। सारी दुनिया उदास लगती है, सारी दुनिया उदास लगती है। भागती जा रही है पल पल ये, जिंदगी बद हवास लगती है। तुम ख्यालों में जब भी आते हो, तुम ख्यालों में जब भी आते हो। जिंदगी आस पास लगती है, जिंदगी